हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, लिन फेंग वहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत के बाद किसी तरह से पैरामोडियल मदर की ट्रेयर को हासिल कर चुका था, जिसके चलते तो वहाँ पे मौजूद बाकी सभी मास्टर्स लिन फेंग के पीछे पड़ चुके थे। इवन डिवाइन रियल्म के सभी एम्प्रेस भी वहाँ पे उस पैरामोडियल मदर की ट्रेयर को पाने के लिए वहाँ पे आ चुके थे, जो कि सभी वहाँ पे एक एक करके बहुत ही कूल तरीके की एंट्री लेते हैं। सबसे आखिर में एंट्री होती है वहाँ पे एम्प्रेस चियू की, जो कि वहाँ पे सभी से हटकर बहुत ही घटिया तरीके की एंट्री लेता है, जो देखकर शाओटियन हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाने लगा था, जिसके चलते तो एम्प्रेस चियू वहाँ पे गुस्सा होकर शाओटियन के पीछे पड़ते हुए कहता है, भले ही वो टायर मेरे हाथों में ना लगे, लेकिन इस घटिया पंछी को मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जो देखकर तो शाओटियन वहाँ पे घबराते हुए लिन फेंग के पीछे छुपने लगा था, जिसके चलते लिन फेंग भी वहाँ पे एक एक करके अपने सभी ट्रम्प कार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए एम्परर चियू को रोकने की कोशिश तो वहाँ पे बहुत ज्यादा करता है, लेकिन एम्परर चियू था एक इमोर्टल एम्परर। भला अभी के लिए लिन फेंग उसका मुकाबला कैसे कर सकता था, लेकिन शाओटियन और लिन फेंग की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें बचाने के लिए खुद सुप्रीम गार्डियन गॉड वहाँ पे आ चुका था, जो कि वहाँ पे आते साथ ही एम्परर चियू की मर्सिफुल बॉडी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर चुका था, जिसके साथ ही हम लोगों को वहाँ पे गार्डियन गॉड क्लैन की एक लेडी मास्टर भी देखने को मिलती है, जो कि लिन फेंग को अपना जूनियर ब्रदर कहकर बुला रही थी। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ गार्डियन क्लैन की वो लेडी मास्टर अपनी सोर्ड से एम्परर चियू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल देती है। वहीं इतना ज्यादा खतरनाक अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर एम्परर चियू भी वहाँ पे अपने अटैक को रेडी करने लगा था, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि उस लेडी मास्टर का वो खतरनाक अटैक है सीधा एम्परर चियू को आके हिट कर गया था। तो देखकर तो बेचारा एम्परर चियू खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहने लगा था, है ये क्या हो गया। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से एम्परर चियू उड़ते हुए पीछे की तरफ गिरने लगा था। जो देखकर वो लेडी मास्टर वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से आगे बढ़कर कोर्ट रूम में एम्परर चियू से कहती है, अब तुम्हारा खेल खत्म। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी सोर्ड से दोबारा एम्परर चियू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए एम्परर चियू की धर्म बॉडी को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देती है। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि बेचारा एम्परर चियू वहाँ पे खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था। वहीं जैसे उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होती है तो वहाँ पे एक बफे से बहुत बड़ा धमाका हो गया था। खैर एम्परर चियू को वहाँ पे ठिकाने लगाने के बाद वो लेडी मास्टर वहाँ पे दी क्रिएशन ऑफ जेडिस को अपने पास बुला लेती है। जो देखा तो वहाँ पे खड़े हुए बाकी सभी एम्प्रेस का मुंह खुला का खुला रह गया था। इवन वो लेडी एम्परर तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या इसने अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ एम्परर चियू की धर्म मास्टर बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर ये लड़की है कौन है? क्या ये एक इमोर्टल एम्परर है या फिर हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंट रियलम में है? क्योंकि ऐसा कारनामा तो कोई हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंट रियलम का कल्टीवेटर ही कर सकता है। उस लेडी एम्परर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि दूसरा एम्परर वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उससे बताता है, ये लड़की है तो एक इमोर्टल एम्परर, लेकिन इसकी बॉडी से निकलने वाला ये खतरनाक ऑरा किसी हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंट बीइंग से कम दिखाई नहीं दे रहा। और ऊपर से इसने जो अपने हाथ में स्वॉर्ड पकड़ रखी है वो भले ही दिखने में बहुत ज्यादा मामूली दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें कोई तो खास बात है। तभी वो लेडी मास्टर वहाँ पे कोर्टून में उन सभी डिवाइन रियलम के एम्परर से कहती है, तुम सभी लोग मेरी बात कान खोल के सुनो, हमारा जुआन यूनिवर्स तुम लोगों की जंग का मैदान नहीं है। जो तुम लोग बार बार मुंह उठा के यहाँ पे चले आते हो, ये तुम लोगों की आखिरी गलती थी। अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं तुम लोगों को तुम्हारे रियलम के साथ ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी। चलो अब तुम सभी लोग दफा हो जाओ यहाँ से। और ये कहकर वो लेडी मास्टर वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपनी स्वॉर्ड को ऊपर हवा में उठाकर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करना शुरू कर देती है। वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसे देखकर तो गार्डियन गॉड की आंखें भी वहाँ पे फटी की फटी रह जाती है। और सेम कुछ रिएक्शन वहाँ पे उन सभी डिवाइन रियलम के एम्प्रेस का भी था। तभी वो लेडी मास्टर वहाँ पे एक यूनिवर्सल फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए उन सभी के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक चल देती है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसका मुकाबला करने के लिए उन सभी को मिलकर वहाँ पे अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने प्रोटेक्टिव बैरियर लगाना पड़ा था। पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उन सभी लोगों के लिए वहाँ पे उस खतरनाक अटैक को संभाल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़ी एनर्जी ब्लास्ट के साथ उनके प्रोटेक्टिव बैरियर भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके तुरंत बाद ही वो लेडी मास्टर दोबारा से अपनी फिंगर को ऊपर हवा में उठाते हुए एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करना शुरू कर देती है। जैसे निकलने वाले ऑरा को महसूस करके वो लेडी एम्परर वहाँ पे घबराते हुए कहती है, नहीं, हम सभी लोग मिलकर भी इस खतरनाक अटैक का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारे लिए बेहतर यही है कि हम लोग भाग जाए यहाँ से। और ये कहकर वो लेडी एम्परर वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ जल्दी से वॉइड गेट पोर्टल को ओपन करते हुए उसके अंदर चली जाती है। जो देखकर बाकी सभी एम्परर्स भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, इसलिए वो सभी लोग भी वहाँ पे घबराते हुए उसी वॉइड गेट पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। जिनके जाते ही वो लेडी मास्टर वहाँ पे अपनी सोर्ड को वापस रख देती है और द क्रिएशन ऑफ जेडिस के अंदर मौजूद लिन फेंग और बाकी सभी से कहती है, तुम सभी लोग सेफ हो। जो देखकर शाओटियन तो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहने लगा था, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे तो लगता है कि ये मंकी किंग की तरह कोई ग्रेट सेज है। और ये कहकर शाओटियन वहाँ पे लिन फेंग के पास आते हुए कहता है, मास्टर क्यों ना हम इस ग्रेट सेज से हमारी मदद करने के लिए कहें। जिस पे थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, ये लेडी तो यूनिवर्स पार को भी समन करना जानती है, अगर मंकी किंग भी इसका मुकाबला करने के लिए इसके सामने आ जाए तो मुझे नहीं लगता वो भी इसका मुकाबला करते हुए इससे जीत पाएगा। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे अपना सर पकड़ते हुए कहता है, क्या इसका मतलब है कि अगर इसने हमें यहाँ पे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो हम चाहकर भी इसका यहाँ पे मुकाबला
मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और ये क्या कहते शाओटियान डर के मारे चक्कर खाते हुए वहीं पे गिर जाता है, जो देखकर लिनफेंग वहाँ पे सारी सिचुएशन को एनालाइज करते हुए कहता है, लेकिन मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ ये लेडी मास्टर हमें यहाँ पे चोट नहीं पहुंचाना चाहती। लिनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान दोबारा वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होकर एक्साइटेड होते हुए कहने लगा था, बॉस क्या आप वाकई सच कह रहे हो? और ये कहकर शाओटियान वहाँ पे अपने दिमाग के गोले दौड़ाते हुए कहता है, ओ हाँ याद आया, उस लेडी मास्टर ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे अपना लिटिल ब्रदर कहा था, तो इसका मतलब है कि वो स्पेशली यहाँ पे मुझे बचाने के लिए आई होगी। शाओटियान की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मिस कैनियन को वहाँ पे हंसी आ जाती है, जो देखकर शाओटियान वहाँ पे सीरियस होती हुई इन सभी लोगों से कहता है, हंसो मत, तुम सभी लोग खुद गौर से देखो, जब ये लेडी मास्टर अपीयर हुई थी तो इसकी बैग पे बीस्ट किंग का ऑरा मौजूद था, जिससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि वाकई वो मेरी सीनियर सिस्टर है। शाओटियान की ये बकवास सुनकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे आगे बढ़कर गुस्से से गुर्राते हुए कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो, जब वो यहाँ पे अपीयर हुई थी तो थंडर लाइटिंग समन हुई थी, जिसका मतलब है कि वो भी मेरी तरह पैरामोडियल लाइटिंग एनर्जी की मालिक है, यानी कि वो मेरी थंडर लाइटिंग ब्लड लाइन से बिलोंग करती है। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे एक बार फिर से अपना दिमाग चलाते हुए कहता है, अरे सीनियर इसमें लड़ने वाली क्या बात है, मेरे पास रिकॉर्डिंग स्टोन है जिसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होगा, तो उसमें देखकर हम लोग पता लगा लेते हैं कि वो किसकी सीनियर सिस्टर है। और ये कहकर शाओटियान जल्दी से वहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टोन को बाहर निकाल कर उसी समय की पिक्चर निकालता है जिस समय उस लेडी मास्टर ने वहाँ पे एंट्री ली थी। अब शाओटियान वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उस पिक्चर को बाहर निकाल कर उसे जूम करके देखते हुए कहने लगा था, मुझे तो यहाँ पे कोई भी लाइटिंग दिखाई नहीं दे रही। और ये सब देखकर जब शाओटियान वहाँ पे पूरी तरह से कंफर्म कर लेता है कि वहाँ पे कोई भी थंडर लाइटिंग नहीं हुई थी, तो वो अचानक से गुस्सा होकर थंडर ड्रैगन के ऊपर चढ़ाई करते हुए कहने लगा था, सीनियर थंडर ड्रैगन आपको शर्म आनी चाहिए, आप खुद को एक पैरामोडियल लाइटिंग ड्रैगन कहते हो और उसके बावजूद भी आप झूठ बोलते हुए ऐसी हरकतें कर रहे हो, ये आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। खैर अब जब ये साबित हो ही क्या है कि वो आपकी ब्लड लाइन से बिलोंग नहीं करती, तो इसका मतलब है कि वो पक्का मेरी ही सीनियर सिस्टर है। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे एक बार फिर से गुस्सा होते हुए शाओटियान के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। तभी डिवाइन विल की स्पिरिट वहाँ पे आगे बढ़कर लिनफेंग को बताती है कि ये हमारे जुआन युआन यूनिवर्स के गार्डियन क्लैन से बिलोंग करती है। लेजेंड्स में कहा जाता था हर एक यूनिवर्स के पास अपने किंचित गार्डियन क्लैन मौजूद होता है, जिनकी जिम्मेदारी होती है अपने यूनिवर्स की रक्षा करना और अपने यूनिवर्स में एनर्जी का संतुलन बनाए रखना। उस स्पिरिट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग तो वहाँ पे सोच में पड़ गया था। वो खुद से ही सवाल करते हुए पूछता है, क्या वाकई ऐसे क्लैन एग्जिस्ट करते हैं? जिस पे वो स्पिरिट हमें अपना सर हिलाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, और सिर्फ ये एग्जिस्ट ही नहीं करते बल्कि ये लोग अपनी मर्जी से यूनिवर्स के किसी भी लॉ को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी से तुम अंदाजा लगा लो कि ये लोग कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। इवन ये लोग अपने से ज्यादा पावरफुल बींग्स को भी जान से मार सकते हैं, जिसकी एक झलक अभी तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे देखी थी। और स्पिरिट की ये बात उन सभी लोगों को वहाँ पे एक बार फिर से गहरी सोच में डाल देती है। लेकिन तभी लिनफेंग को वहाँ पे एक बार फिर से अपने कानों में उसी लेडी मास्टर की आवाज सुनाई देती है, जो कि लिनफेंग और बाकी सभी से कहती है, घबराओ मत, अब तुम सभी लोग सेफ हो, तो अब तुम लोग बाहर आ सकते हो। लेकिन उस लेडी मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जब फिर भी वो लोग वहाँ पे बाहर नहीं आते, तो वो लेडी मास्टर वहाँ पे मुस्कुराते हुए लिनफेंग से कहती है, घबराओ मत, मेरे होते हुए तुम लोगों को यहाँ पे कोई भी टच नहीं करेगा। उस लेडी मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे एक वॉइड गेट पोर्टल को ओपन करते हुए अपने साथियों के साथ वहाँ पे बाहर आ जाता है और आते साथ ही वहाँ पे उस लेडी मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है, थैंक यू सीनियर हमारी मदद करने के लिए। लिनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लेडी मास्टर वहाँ पे मुस्कुराती हुई लिनफेंग से कहती है, तुम मुझे सीनियर इमोर्टल कह रहे हो, ये मुझे बहुत ही ज्यादा फॉर्मल लग रहा है, तुम्हें मेरे साथ इतना ज्यादा फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सीधे सीधे मुझे सिस्टर कह सकते हो। अब जैसे ही शाओटियान वहाँ पे उस लेडी मास्टर की ये बात सुनता है, तो वो एक्साइटेड होकर जल्दी से वहाँ पे उस लेडी मास्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा था, सीनियर सिस्टर आप आ गई, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही शाओटियान वहाँ पे उस लेडी मास्टर के करीब जाता है, तो वो लेडी मास्टर उसे वहाँ पे एक थप्पड़ मारते हुए पीछे की तरफ फेंक देती है, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि बेचारे शाओटियान का वहाँ पे पोपट हो गया था। तभी वो लेडी मास्टर वहाँ पे आगे बढ़कर मुस्कुराती हुई लिनफेंग से कहती है, मेरा नाम है टियान टाई यू जिंग और ज्यादातर जगहों पे मुझे गु यू जिंग के नाम से भी जाना जाता है, वहीं गु यू जिंग नाम सुनकर दो लिनफेंग को वहाँ पे एक झटका लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैं यू जिंग वहाँ पे आगे बढ़कर लिनफेंग को चेक करते हुए कहती है, मेरे छोटे भाई जितना ज्यादा मैंने सोचा था तुम तो उससे कहीं गुना ज्यादा हैंडसम हो, लेकिन सच कहूँ तो मैंने अपने दिल में पहले ही सोच रखा था कि मेरा छोटा भाई बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिखाई देता होगा और तुम मेरी उस उम्मीद पे बिल्कुल खरे उतरे हो। जबकि लिनफेंग वहाँ पे अपना दिमाग चलाते हुए कहता है, आपका सरनेम तो मेरे फादर की पिछली लाइफ वाले सरनेम के साथ मेल खा रहा है, इसका मतलब है कि आप मेरे फादर की पिछली लाइफ वाली डॉटर हो, यानी कि आप मेरी बड़ी बहन हो। लिनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मैं यूजिंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम्हें मुझसे मिलकर खुशी हो रही है। क्या मैं तुम्हारी बहन की तरह दिखाई नहीं देती, या फिर तुम्हें मेरे अंदर हमारे फादर की झलक दिखाई नहीं दे रही? जिस पे लिनफेंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, असल में ये सब इतना जल्दी हुआ कि मुझे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। सच कहूँ तो मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरी एक बड़ी बहन भी है। लिनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मैं यूजिंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, इसका मतलब है कि वो ओल्ड मैन जिसने तुम्हें पाला था उसने तुम्हें मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था, और क्या तुम्हें हमारे फादर ने भी इसके बारे में नहीं बताया था? जिस पे लिनफेंग वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, असल में मैंने अपने फादर के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं किया, तो हम लोगों को इस बारे में बात
बात करने का मौका ही नहीं मिल पाया। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस यूजिंग वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए कहती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ, हमारे पिता कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं, हमेशा से उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ही रहा है, जो कि सच कहूँ तो मुझे तो बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। इवन जब से मेरा जन्म हुआ है मैंने भी हमारे पिता को सिर्फ कुछ बार ही देखा है, फिर तुम तो क्या ही उम्मीद कर सकते हो। और ये कहकर वो दोनों ही वहाँ पे अपने पिता को याद करने लगते हैं। तभी लिन फेंग वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए अपने मन में कहता है, इसका मतलब है कि मेरी एल्डर सिस्टर को भी हमारे पिता के साथ बड़ा होने का मौका नहीं मिला, यानी कि उसका बचपन भी मेरी तरह ही गुजरा होगा। और ये सोचकर लिन फेंग वहाँ पे अपनी बड़ी बहन को खुश करने के लिए उससे कहता है, असल में हमारे दुश्मन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए फादर के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उन्होंने हमेशा से खुद को बस स्ट्रॉन्ग बनाने के ऊपर ही ध्यान दिया है। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस यूजिंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ। और ये कहकर अचानक से वो वहाँ पे सीरियस होते हुए कहती है, खैर ये बात हम फिर कभी कर लेंगे, फिलहाल के लिए जुआन युआन यूनिवर्स के ऊपर से खतरा टल चुका है, लेकिन ये मत सोचना कि वो लोग दोबारा यहाँ पे कभी नहीं आएंगे। उन लोगों का मकसद जब तक पूरा नहीं हो जाता वो बार बार यहाँ पे आने की कोशिश करते रहेंगे। और ऊपर से मैं तुम्हें पहले ही सुल्तान कर दूं, फ्यूचर में जुआन युआन यूनिवर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, इसलिए तुम्हें जितना जल्दी हो सके अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देते हुए खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि जब वो खतरा आएगा तो हो सकता है उस समय मैं भी यहाँ पे आकर तुम्हें ना बचा पाऊं, इसलिए तुम्हें उस खतरे का अकेले ही मुकाबला करना होगा। अपनी सीनियर सिस्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, आप किस तरह के खतरे की बात कर रही हो? जिस पे वो मुस्कुराकर लिन फेंग को जवाब देते हुए कहती है, जब तुम इमॉर्टल एम्परर रियलम में ब्रेक थ्रू कर लोगे तो तुम्हें उस खतरे के बारे में खुद ही पता चल जाएगा, इसलिए अब देर मत करो और जितना जल्दी हो सके उस पैरामोडियल मदर की ट्रेयर को रिफाइन करने की कोशिश करो। जब तुम उसे पूरी तरह से रिफाइन कर लोगे तो तुम्हें तुम्हारी नई आइडेंटिटी भी मिल जाएगी, पर इस दौरान तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि अभी भी काफी सारे ऐसे पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं जो कि तुम्हें कभी भी कहीं पे भी अपना निशाना बना सकते हैं। और ये कहकर मिस यूजिंग वहाँ से आगे बढ़ जाती है, तो देखकर लिन फेंग वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, सीनियर सिस्टर आप कहाँ जा रही हो? जिस पे मिस यूजिंग वहाँ पे मुस्कुराती हुई उससे कहती है, मेरे पीछे आओ, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह पे ले जा रही हूँ। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को वहाँ पे एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट के डिवाइन रियलम का सीन दिखाया जाता है, जिसे दुनिया की नजरों से छुपा के रखा गया था। तभी अचानक से वहाँ पे एक वॉइड गेट पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से लिन फेंग अपने सभी साथियों के साथ निकल कर बाहर आता है। और जैसे शाओटियन वहाँ पे उस जगह पे आता है तो वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहने लगा था, यकीन नहीं हो रहा, हमारे इस स्मॉल वर्ल्ड में एक सीक्रेट डिवाइन रियलम को छुपा के रखा गया था और हम बेवकूफों को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। वहीं सामने की तरफ मौजूद मिस यूजिंग मुस्कुराती हुई लिन फेंग से कहती है, तुम यहाँ पे आराम से अपनी कल्टीवेशन कर सकते हो, मैं खुद तुम्हारी रक्षा करूंगी। मिस यूजिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे आगे बढ़कर उसकी चापलूसी करते हुए कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन गॉडेस उसके बाद आप कहाँ जाने वाली हो? मेरी आपसे एक विनती है, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? प्लीज मना मत कीजिएगा, मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ। और ये कहकर जैसे शाओटियन दोबारा वहाँ पे मिस यूजिंग के पास जाने की कोशिश करता है तो वो दोबारा से उसे वहाँ पे थप्पड़ मारते हुए पीछे की तरफ फेंक देती है, जिसके बाद मिस यूजिंग वहाँ पे लिन फेंग के पास आते हुए उसे बताती है, ये एक डिवाइन वे है जिसे तुम्हें अपने बलबूते पे पार करना होगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हुए तुम्हें अलग अलग ट्रायल्स देने होंगे और जब तुम एक ही करके उन सभी ट्रायल्स को पार कर लोगे तब तुम जाकर हेमली डाउ को अच्छी तरह से समझ पाओगे और साथ ही साथ तुम अपनी नई पहचान को भी हासिल कर लोगे, जो कि बस उसे यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। मिस यूजिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उससे कहता है, सीनियर सिस्टर आप चिंता मत करो, मैं आपकी और फादर की उम्मीदों को टूटे नहीं दूंगा। बाय द वे क्या आप मुझे फादर के बारे में कुछ बता सकती हैं? मैंने सुना था कि हमारे फादर एक केओस रियलम के अंदर ट्रैप हो चुके हैं। जिस पे मिस यूजिंग वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, तुम उनके बारे में चिंता मत करो, मैंने उन्हें कुछ दिन पहले ही देखा था, भले ही वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है पर फिर भी वो जगह हमारे पिता को नहीं रोक सकती। मिस यूजिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी जगह पे खड़ा होकर एक्साइटेड होते हुए कहने लगा था, है क्या वाकई आप सच कह रही हो? वाकई एम्परर डोंगजी जिंदा है? इसका तो मतलब है कि अभी भी हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हम लोगों को बचाने के लिए एम्परर डोंगजी अभी तक भी जिंदा है। क्यों मास्टर, मैंने ठीक कहा ना? जिस पे लिन फेंग वहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो, दिन ब दिन तुम और भी ज्यादा मतलबी और आलसी होते जा रहे हो। हम लोग हमेशा फादर के सहारे नहीं जी सकते, मुझे खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बनना होगा ताकि मैं अपनी रक्षा खुद कर सकूं। जिस पे शाओटियन उदास होते हुए कहता है, पर मास्टर आउटसाइड वर्ल्ड तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, अब तो हमारा सामना हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंट बीइंग्स के साथ भी होने लगा है, जिनकी खतरनाक पावर को याद करके ही मुझे तो डर लगता है, भला हम गॉड किंग रियलम के कल्टीवेटर से इतने ज्यादा खतरनाक लोगों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस यूजिंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, ये दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है और ये मुसीबत जो अभी के लिए तुम लोगों को इतनी ज्यादा बड़ी लग रही है, एक बार तुम लोगों ने इमॉर्टल एम्परर रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया तो ये मुसीबत तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रह जाएगी। और ये कहकर वो सीधे वहाँ पे लिन फेंग के पास जाते हुए उससे कहती है, मेरे भाई अभी तुम्हें सिर्फ एक ही चीज के ऊपर ध्यान देना है और वो है उस पैरामोडियल मदर की ट्रायल को रिफाइन करना। जिस पे लिन फेंग भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है, जिसके बाद लिन फेंग वहाँ पे अपने पैरामोडियल ट्रायल को बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे मिस यूजिंग की तरफ आगे बढ़ा देता है, जिसे देखकर मिस यूजिंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए अपने मन में कहती है, बहुत अच्छे मेरे भाई, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी और तुम उसमें बखूबी पास हो गए। हम लोग आज पहली बार मिल रहे हैं और पहली बार में ही तुमने मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा दिखाकर
मेरा दिल जीत लिया। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई भी आंच नहीं आने दूंगी। और ये कहकर वो वहाँ पे मुस्कुराती हुई उस पैरामोडियल टायर को वापस से लिन फेंग को सौंप देती है और आगे बढ़कर मुस्कुराती हुई लिन फेंग से कहती है, मेरे भाई चिंता मत करो, क्योंकि मैं एक गार्डियन हूँ तो इसलिए मेरे पास पैरामोडियल टायर्स की कोई भी कमी नहीं है, इसे तुम अपने पास ही रखो। जो सुनकर शाओटियान वहाँ पे एक बार फिर से एक्साइटेड होकर आगे बढ़ते हुए कहता है, हैं क्या वाकई सीनियर सिस्टर, अगर ऐसी बात है तो आप मास्टर को अपने क्लैन में कब ले जाने वाली हो। और ये कहकर शाओटियान वहाँ पे मिस यूजिंग की चापलूसी करते हुए उस चारों तरफ से मसाज देने लगा था, जिस पे मिस यूजिंग वहाँ पे एक बार फिर से शाओटियान को पीछे फेंकते हुए कहती है, मेरे क्लैन में आने के लिए इसे डिवाइन एम्परर रियलम में ब्रेक थ्रू करना होगा, तभी ये वहाँ पे आ पाएगा। जिस पे शाओटियान वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, डिवाइन एम्परर रियलम, क्या वाकई मास्टर इतने ज्यादा पावरफुल बनने वाले हैं? और अगर मास्टर इतने ज्यादा पावरफुल बनने वाले हैं तो इसका मतलब है कि मैं भी इतना ज्यादा पावरफुल बन पाऊंगा। और ये कहकर तो वो वहाँ पे खुशी के मारे उछलते हुए कहने लगा था, मेरे तो भाग ही खुल गए। शाओटियान की ये बातें सुनकर मिस यूजिंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। लिन फेंग वहाँ पे अपनी बड़ी बहन का इशारा अच्छी तरह से समझ गया था, इसलिए वो भी वहाँ पे उस डिवाइन वे को पूरा करने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वो वहाँ पे मिस कैनिंग की तरफ देखते हुए उससे कहता है, अब मुझे जाना होगा। जिस पे मिस कैनिंग भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए लिन फेंग का और ज्यादा हौसला बढ़ा देती है और साथ ही साथ हाँ में अपना सर हिलाते हुए लिन फेंग को वहाँ पे जाने की इजाजत भी दे देती है। जिसके बाद लिन फेंग वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए शाओटियान को लेकर अपने डिवाइन वे की तरफ निकल चुका था, जिसको जाते हुए देखकर मिस कैनिंग वहाँ पे उदास होकर अपने पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए कहती है, मुझे उम्मीद है तुम जल्दी वापस लौटोगे, क्योंकि अब सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि किसी और को भी तुम्हारा इंतजार रहेगा। और ये कहकर मिस कैनिंग वहाँ पे उदास होकर वहाँ से जाने के लिए वापस पलट जाती है। जिसको वहाँ पे जाते हुए देखकर मिस यूजिंग उससे सवाल करते हुए पूछती है, तुम्हारा मेरे जूनियर ब्रदर के साथ क्या रिलेशन है? मिस यूजिंग का ये सवाल सुनकर तो पहले तो मिस कैनिंग को वहाँ पे एक झटका लगता है, पर वो जल्दी वहाँ पे खुद को संभाल कर जवाब देते हुए कहती है, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। जिस पे मिस यूजिंग वहाँ पे मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है, तुम दोनों दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं लगते, क्योंकि मैं ये साफ साफ महसूस कर पा रही हूँ तुम्हारे पेट में मेरे छोटे भाई का बच्चा पल रहा है, क्योंकि उसकी ब्लड लाइन भी हमारी तरह इमॉर्टल फीनिक्स से बिलोंग करती है। मिस यूजिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी मिस कैनिंग को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।